पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब खत्म हो गया। इसके बाद तीनों ट्राइंगल बहुत फेमस हैं, इन पे स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। चलो तो पहले आप ये बताइए सवाल नंबर 33 और 34, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों ही एक 2017 के मेंस में है, एक 2018 के मेंस में है। देखिए ये ऐसे सवाल होते हैं, ज्योमेट्री और 2D मेंसुरेशन मिक्स, ठीक है। इन सवालों को पेपर में वही बच्चा कर पाएगा जिसको वाकई में बहुत कुछ आएगा। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस पे करने की क्षमता है इस सवाल को। सवाल यह है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, एक स्क्वायर लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का इस ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। ये मेरे दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक सर्कल के अंदर बना है, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना है लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का, फिर उसके अंदर एक और सर्कल बनाया गया है। तो आपसे पूछा स्मॉलर सर्कल और लार्जर सर्कल, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा। हालांकि जब ये सवाल पेपर में आया था तो गलत इसके ऑप्शन सेट कर दिए थे, मैंने ठीक कर दिए हैं। बताइए जरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये जो ट्राइंगल है एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है दोस्त एक स्क्वायर, और उस स्क्वायर के अंदर बना हुआ एक छोटा सर्कल। तो इस छोटे सर्कल से आपको क्या निकालना है, छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की रेडियस एरिया का रेशियो निकालना है। अगर मैं छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो निकाल लूं तो जो रेडियस का स्क्वायर होगा वही एरिया का रेशियो होगा। तो छोड़ दो भाई यूजर, ठीक है। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपको खास बात यह पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों 60 डिग्री है, ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री है। तो आपको यहां से 90 60 30 ट्राइंगल दिखाई दे रहा है भाई, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 60 है, तो एंगल कितना बचेगा मेरे दोस्तों 30 डिग्री का होगा। ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना। बिल्कुल 1 मिनट से कम में ही सॉल्व हो जाएगा अगर आपके पास पता है। देखिए फिगर के अंदर फिगर बना है, उसके अंदर फिगर बना है, उसके अंदर फिगर बना है। आपको निकालना है छोटे सर्कल से बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो। तो एरिया का रेशियो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले रेडियस का रेशियो निकालना होगा। छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो हम वेरिएबल मान के नहीं करते हैं जैसे बचपन में करते थे कि माना रेडियस एक्स, एक्स नहीं मानते मेरे दोस्तों, सिंपल कोई डाटा एज्यूम करेंगे। भाई मेरे प्यारे भाई एक बात समझने की कोशिश करेगा, जैसे मैंने सर्कल की रेडियस को 1 मान लिया, मैंने सर्कल की रेडियस को 1 मान लिया। अगर इस सर्कल की रेडियस 1 है तो इस सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा ये। अगर मैंने सर्कल की रेडियस को सेंटर है ये 1 मान लिया अपनी मर्जी से, तो इसका डायमीटर 2 होगा। तो इस स्क्वायर की साइड भी 2 हो जाएगी भाई, इस स्क्वायर की साइड भी 2 हो जाएगी। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे 60 डिग्री के सामने 2 है, तो ये एंगल कितने का है 30 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने आएगा 2/√3, तो बटे में चला जाएगा। ये आपकी समस्या क्रिएट करेगा, बटे में जा रहा है तो बटे में ना जाए। इस वजह से मैंने सर्कल की रेडियस को √3 का मल्टीपल मान लिया कि माना छोटे सर्कल की रेडियस जो √3 है, मैंने छोटे सर्कल की रेडियस को √3 मान लिया। बुद्धि का इस्तेमाल करो, √3 मान लिया तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 2√3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 2√3। अगर मैंने सर्कल की रेडियस को √3 मान लिया तो सर्कल का डायमीटर 2√3 होगा, स्क्वायर की साइड भी 2√3 बनेगी। अगर 60 डिग्री के सामने 2√3 है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, ये लेंथ 2 हो जाएगी कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर ये होगी। 30 60 90 पता है, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। 60 डिग्री के सामने 2√3 है तो 30 डिग्री के सामने 2 होगा। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये जैसा इधर है वैसे इधर है, तो ये वाली लेंथ भी मेरे दोस्तों 2 आएगी कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर आएगी। ये एक स्क्वायर है, ध्यान रखा करो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं।
चारों साइड, ये साइड अगर 2√3 है तो चारों साइड 2√3 होंगी, है भाई। तो ये लेंथ भी 2√3 होगी, 2√3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अरे समझ में आया भाई, कुछ तो बोला करो। क्या आप में से एक भी बालक ने घर पे जाके इन सवालों को करने की कोशिश करी? एक भी बच्चे ने, एक भी बच्चे ने अपना टाइम खराब करा, घंटा 1.5 घंटा इनके पीछे एसटेसी करवाई अपनी? कुछ भी जाके तुमने एफर्ट डाला अपनी तरफ से, कुछ भी? कैसे बालक हैं आप, बिल्कुल धरती पे बोझ, कलंक एक नंबर के, मेहनत ही नहीं करना चाहते। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री है, स्क्वायर का एंगल है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये इधर साइड भी एंगल 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, याद रखिए, याद। अबे मेहनत करो भाई, ऐसे नहीं है ये चैप्टर। तो ये सर्कल की रेडियस को मैंने थोड़ी देर के लिए 1 मान लिया। अगर आप सर्कल की रेडियस को ये 1 मानोगे कि मैंने सर्कल की रेडियस 1, तो ये 2 हो जाएगी स्क्वायर की साइड। लेकिन 60 डिग्री के सामने 2 है तो 30 डिग्री के सामने बटे में चला जाएगा। जब फ्रैक्शन आती है तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ती, कैलकुलेशन को कम करना है। तो मैंने ना इस सर्कल की रेडियस को √3 मान लिया कि सर्कल की रेडियस √3 है, सेंटर है, तो सर्कल का डायमीटर 2√3 हो जाएगा। तो स्क्वायर की ये साइड भी 2√3 होगी। आप बोलोगे हां जी सर होगी। अगर 60 डिग्री के सामने 2√3 है तो 30 डिग्री के सामने वाली लेंथ देखो 2 हो जाएगी कि नहीं? ये वाली लेंथ भी 2 हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से, कोई भेदभाव नहीं। अब बताओ यार, मेहनत नहीं करते हो तुम लोग, जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं करते हो। स्क्वायर की ये साइड 2√3 है तो ये साइड भी 2√3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आ गई। क्लियर है? तो यानी कि ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की पूरी साइड निकाल ली आपने। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की पूरी साइड क्या है, 2 और 2 4 प्लस 2√3, यही है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये जो है इसकी पूरी साइड आ गई स्क्वायर की, 2 और 2 4 प्लस 2√3। हमारी जिंदगी का मकसद है छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की रेडियस निकालना, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालना। छोटे सर्कल की रेडियस को तो मैंने √3 मान लिया, छोटे सर्कल की रेडियस को तो मैंने √3 मान लिया, तो मुझे निकालनी है बड़े सर्कल की रेडियस। अब एक बात बताओ, बड़ा सर्कल क्या है? ये बड़ा सर्कल क्या है? ये जो बड़ा सर्कल है ये ट्राइंगल एबीसी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका सरकम सर्कल है। ये जो है बड़ा सर्कल ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी का सरकम सर्कल है। नहीं रोशन, सरकम सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, a/√3। अगर आपको किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, वेरी गुड सयोनी। तो यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 4 प्लस 2√3 है, तो 4 प्लस 2√3 बटे √3, मेरे प्यारे भाई ये आ गया बड़े सर्कल की रेडियस अपॉन √3। क्लियर है? ये जो बड़ा सर्कल है ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है तो सरकम सर्कल की रेडियस ये होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ये है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो छोटे सर्कल की रेडियस ये है, बड़े सर्कल की रेडियस ये दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो है। आपसे पूछा इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो, छोटे सर्कल से बड़ा सर्कल के, तो रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा एरिया का रेशियो, बात समाप्त। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना? वो ये सब नहीं करवाते भैया यूजर, आपको नहीं करना, आप छोड़ दो। ठीक है ना? दो सर्कल के एरिया का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वो अगर रेडियस का रेशियो पता है तो एरिया का रेशियो निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, बात समाप्त। √3 ऊपर चला जाएगा तो ये √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई?
आप बोलोगे हां जी सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो तो मेरे प्यारे भाई इसका आपको स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और नीचे दोस्तों 4 प्लस 2 रूट 3 है। अगर 4 में से हम लोग 4 प्लस 2 रूट 3 है ना, हम थोड़ा ऑप्शन का भी यूज करेंगे ना, क्यों ऑप्शन के हिसाब से डाटा सेट करना है। 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, ये 4 प्लस 2 रूट 3 है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, यहां से 4 कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। यार पढ़ना ही नहीं चाहते हो यार, परेशान कर दिया तुम लोगों ने मुझे। 4 दो कॉमन चला जाएगा तो 2 प्लस रूट 3 बचेगा भाई। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ये जो नीचे बटे में देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये बटे में 2 प्लस रूट 3 है, 1 बटे 2 प्लस रूट 3 है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा भाई, अलजेब्रा लग रहा है। और ऊपर चला जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 7 माइनस 4 रूट 3। 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, तो 4 3 7 माइनस 4 रूट 3, तो उत्तर क्या आ गया 63 माइनस 36 रूट 3 बटे 4। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हां कुछ भी मानो दुर्गा, आंसर सेम ही आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए रूट 3 माना गया है, जिससे कि फ्रैक्शन में ना जाए। अबे भाई समझ में आया तुमको? आदित्य बिल्कुल बेसिक से समझाया है, कृपया घर पे पढ़ के आया करो। बी ऑप्शन है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 बटे 2 प्लस रूट 3 है। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें ना ऊपर दे रखा है दोस्तों अंडर रूट। अंडर रूट कहां दे रखा है? ऊपर, तो इसलिए नीचे से हटाना है, रेशनलाइजेशन कर दिया हमने। 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है ना, ये 2017 मेंस का सवाल था, जो अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर है एसएससी की हिस्ट्री का। ये बताइएगा, अगला सवाल करो। चलेगा ना। दिस क्वेश्चन आल्सो केम्ड इन 2018 एग्जाम मेरे प्यारे भाई, और बहुत ही बेहतरीन और आसान सा क्वेश्चन है ये। बेटा वो सवाल हैं जो एग्जाम में बार बार आएगा, बार। एक बार आ गया, दोबारा से आएगा, फिर तिबारा से आएगा। विश्वजीत, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सर्कम सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद करिए। 30 60 90 ट्राइंगल क्या होता है, याद करिए। जब आप याद ही नहीं करोगे तो कैसे क्वेश्चन होगा? चलेगा, सवाल क्या है? देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड इट। आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर लाइज ऑन ए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड बराबर हैं। अब इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है वर्ग, और स्क्वायर की जो एक साइड है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड पर है, इस प्रकार से। ठीक है भाई, स्क्वायर की जो एक साइड है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड पर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा है बताओ इस स्क्वायर के एरिया और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का क्या रेशियो है, करो। सवाल में बात जानते हो, चूंकि एक स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बनाया गया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों हर एक साइड क्या, हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये 90 है, तो मेरे दोस्तों ये भी 90 है भाई। ये 30 है मेरे प्यारे भाई, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। 30 30 जल्दी बताओ 30 60 90 ट्राइंगल क्या होता है? 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है भाई। 30 डिग्री के सामने अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने लेंथ √3 हो जाएगी। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आई। स्क्वायर की ये साइड √3 है तो ये वाली साइड भी √3 होगी। 60 डिग्री के सामने √3 है तो 30 डिग्री के सामने लेंथ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। स्क्वायर की ये साइड √3 है तो ये साइड भी √3 हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्या इसमें कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की पूरी साइड क्या आ गई? पूरी साइड आ गई 1 + 1 2 + √3।
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंप्लीट साइड निकल के आएगी 2 प्लस √3। समझ में आ गया ना, 1 + 1 2 और ये √3। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनेगा। अगर आपसे सवाल में पूछा होता है, ये प्री लेवल का सवाल बनेगा कि स्क्वायर की साइड और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का रेशियो बताओ, साइड का, भुजाओं का अनुपात बताओ। तो मैंने स्क्वायर की साइड को √3 माना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकल के आ गई 2 + √3। तो आपका आंसर इतना सा हो जाएगा। यह प्री लेवल का सवाल है। समझ में आया? 30 60 90 ट्राइंगल है, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3। तो यहां भी 30 डिग्री के सामने 1 है, 60 डिग्री के सामने √3। भाई स्क्वायर की चारों साइड बराबर होते याद रखिएगा। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा, चारों बराबर हैं। तो पूरी साइड कितनी होगी? 2 + √3 हो गई। तो अगर आपसे सवाल पूछा होता है स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का रेशियो बताओ, तो ये होगा। नहीं, डायग्राम पेपर में नहीं दिया रहेगा, डायग्राम आपको बनाना होगा। लेकिन सवाल ना एक लेवल आगे है। सवाल पूछा इन दोनों के एरिया का रेशियो। ठीक है भाई, हिंदी में ना थोड़ा गलत टाइप है। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बताना है। अगर स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड गिवन है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। भाई स्क्वायर की साइड कितनी है? √3। ठीक है भाई, स्क्वायर की भुजा कितनी? √3। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 + √3 है। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो 2 + √3 का स्क्वायर। समझ में आ गया? किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपको पता है ए, तो एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो 2 + √3 का स्क्वायर, देखिए 4 तो ऊपर चला जाएगा, 4 × 3 = 12। ठीक है ना, 4 × 3 = 12 और अपॉन में मेरे प्यारे भाई √3 इंटू, तो आप कहोगे 2 + √3 का स्क्वायर क्या होता है? a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2b। 2 का स्क्वायर 4 + 3 7, 7 + 4 √3 ही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। √3 के अंदर गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 + 7 √3। तो 12 रेशियो 12 + 7 √3 इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। सवाल कोई कठिन नहीं है, बट सवाल आपका कॉमन सेंस की डिमांड करता है। ये 30 60 ट्राइंगल 30 60 90 तो है। इस सवाल में क्या कंसेप्ट यूज करा हमने? भाई 30 60 90 का रेशियो यूज करा। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, बराबर यूज करा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ये यूज करा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, ये यूज करा। इसके अलावा तो कोई बात इस सवाल में नहीं लगी है। फिर भी बच्चे सवाल नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर लग जाता, उन्हें लगता बहुत कठिन है, इतना थोड़ा ना पूछा जाता है। जबकि जो 8वीं क्लास के बच्चे को भी ये सारी बातें पता है, 9वीं क्लास के बच्चे को भी, जो इस सवाल में अप्लाई हुई हैं। बताओ इसमें लगने वाला एक भी ऐसा कंसेप्ट है जो आपको ना बताया गया है? 30 60 90 डिग्री, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर का एरिया भुजा का वर्ग, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है वो √3/4 ए स्क्वायर। आसान था, करने पड़ेंगे भाई आपको सवाल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे भी आपके सामने यहां पर 35 और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, 35 नंबर बताइएगा। हाँ सर सुरभि, लास्ट क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्राइंगल का समाप्त हो गया। ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डीई और एफजी परपेंडिकुलर हैं एबी पर। ठीक है ना, तो दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये लाइन डीई है और ये लाइन एफजी है। मेरे दोस्तों ये जो ना एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है, सॉरी, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है दोस्तों और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है।
अच्छा जी, सवाल में बोला ईजी की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है। ईजी जो है मेरे दोस्तों ये 6 सेंटीमीटर है ईजी, ठीक है। तो आपसे पूछा है सीडी प्लस सीएफ की लंबाई क्या होगी। सीडी प्लस सीएफ की लंबाई क्या होगी, ये करिए मेरे दोस्तों, ये सीडी है भाई और ये सीएफ की लंबाई क्या होगी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। करो जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है प्यारे भाई। केवल इतना सा सवाल है कि एबीसी की इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डीई और एफजी जो है मेरे दोस्तों साइड एबी पर परपेंडिकुलर है, ये ई पर है, ये जी पर, और ई और जी के बीच की दोस्तों ये जो डिस्टेंस है, सवाल में इस डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है जी, तो आपसे पूछा है सीडी प्लस सीएफ कितना होगा, करो। मेहनत नहीं करते ना डी भाई। तुक्काबाजी मत करिए। जब भी मैं आपको कोई शीट देता हूं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसके आगे के सवाल खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है भाई। हमें तो नहीं आता भाई छोड़ छोड़ के पढ़ाना, आधे सवाल कराए आधे छोड़ दिए। मैं तो नहीं छोड़ सकता ये सवाल, चाहे तुम्हारी समझ। जब ये दोनों सवाल बेशक कठिन है, एग्जाम में पूछे गए हैं और दोबारा से पूछे जाएंगे, सीडीएस में भी पूछे गए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों की आईक्यू लेवल है यहां तक समझने की कि नहीं, मुझे करवाना है क्योंकि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 12 बिल्कुल सही। कैसे किया दोस्तों आप लोगों ने सवाल, पहले ये बताओ आप लोगों ने दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे किया। अरे जल्दी से बताइए। देखिए सवाल में कुछ है भी नहीं, आप इस सवाल को शिफ्टिंग से कर सकते हो और आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हो, वो इच्छा आपकी है। जैसे मेरे प्यारे भी एक बात समझने की कोशिश करेगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, और मेरे दोस्तों ये कितना है 30 डिग्री होगा, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो आप मुझे बताइए कि भाई अगर 30 डिग्री के सामने वाली लेंथ x है तो 90 डिग्री के सामने 2x हो जाएगा। अगर 30 डिग्री के सामने y है तो 90 डिग्री के सामने 2y होगा, यही होता है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, यही होता है, कोई भेदभाव नहीं है। अब बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ध्यान सुनिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की पूरी साइड क्या आ गई, पूरी साइड आ गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की 6 + x + y। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की पूरी साइड आ गई। आप बोलोगे हां जी सर ये आ गई 6 + x + y, पूरी भुजा आ गई मेरे दोस्तों। ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती है ना, ये साइड भी 6 + x + y होगी, ये साइड भी 6 + x + y होगी। तो 6x + y, इसमें से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 - x + y बचेगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर ये साइड भी 6 + x + y है, इसमें से ये 2y माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये 6 + x - y होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हां जी सर होगा। आपसे जो पूछा है इन दोनों का सम पूछा है, जब आप इन दोनों का सम करेंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो लॉजिकली सवाल है x x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा 6 और 6 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। सारा खेल जो है 30 60 90 का था, ठीक है ना। आप इस सवाल को शिफ्टिंग से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, शिफ्टिंग से भी, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से एक्स वाई मान के नहीं करना चाहते तो शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं मेरे प्यार भी। कैसे कि भाई सवाल में ये तो बोला नहीं गया कि डीई की लंबाई क्या है, एफजी की लंबाई क्या है, तो आप इन दोनों को बराबरी मान लो, बराबरी मान लो, मतलब इसको भी आप एक्स बोल दीजिए, इसको भी आप 2x बोल दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आ गया समझ में, है ना। आपसे ये बोला ही नहीं गया कि डी की लंबाई क्या, एफजी की लंबाई क्या, बस ये बोला गया है कि ईजी 6 होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो 6 तो कैसे भी बना सकते हैं,
ठीक है ना। तो भैया ये आपने इक्वल ले लिया, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। डीई और एफ जी को आपने बराबर मान लिया कि ये सब समझो इस तरीके से फिगर है। फिगर जो है वो इस तरीके से है मेरे प्यारे भैया कि ये दोनों इक्वल है और ये 6 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ सर इस तरीके से आसान हो जाएंगी। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होगी 6 + 2x, ये भी 6 + 2x होना चाहिए था, ये 6 बचेगा। ये भी 6 + 2x होना चाहिए, 6 बचेगा। तो 6 और 6 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल था, ठीक है ना। दोनों ही तरीके कामयाब हैं। चलो दोस्तों, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल समाप्त होता है। मैं अब आपको गारंटी देता हूं कि अगर किसी बच्चे ने ढंग से पढ़ाई करी है शुरू से लेकर आखिर तक, आप प्रीवियस ईयर का इक्विलेटरल ट्राइंगल का कोई भी जाके सवाल देख लो, एक भी सवाल ऐसा नहीं कि वो मैंने आपको शीट में ना कराया हो, उससे मिलता जुलता, और आप खुद से ना कर पाए। ठीक है, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, नहीं बिल्कुल सही आशीष। ओके सृष्टि, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, सभी बच्चों को मैंने पहले ही ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है मेरे दोस्त। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, ट्राइंगल एबीसी जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, जिसकी दो साइड मेरे दोस्तों बराबर होती हैं, ए बी बराबर ए सी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये साइड भी ए है तो ये साइड भी ए है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, ये दो साइड बराबर होती हैं। अगर यहां ये कॉमन वर्टेक्स है मेरे दोस्तों, ये ए बी ए सी बराबर है, इसी पॉइंट ए से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे मेरे दोस्तों, यहां पे इस पॉइंट ए से आप साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालोगे मेरे दोस्तों, मैंने परपेंडिकुलर डाला तो आपके सामने यहां पर दो ट्राइंगल दिखाई देंगे, एक ट्राइंगल एडीबी, दूसरा ट्राइंगल एडीसी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों में ये साइड एडी कॉमन है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो एडी के सामने ये वाला एंगल थीटा है तो एडी के सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इसलिए दोनों एंगल बराबर होते हैं। अब ये 90 है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये जो लाइन एडी है ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गई, तो ये लाइन एडी एल्टीट्यूड भी है, ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर भी हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। देखिए ये 90 माइनस थीटा के सामने की ये वाली साइड, 90 माइनस थीटा के सामने की ये वाली साइड भी इक्वल होगी मेरे दोस्तों। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी। अगर ये लेंथ बी है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये वाली लेंथ भी मेरे दोस्तों यहां पे ध्यान सुनिएगा। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये वाली साइड को मैं बी बोलता हूं कि ये बी है, ध्यान से सुनिएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड कितनी मान ली मैंने बी मान ली। ये इक्वल साइड है, ये अनइक्वल साइड है। अगर ये बी है तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, ये भी b/2 होगा, ये भी b/2 होगा। आप बोलोगे जी सर, तो ये लाइन एडी एल्टीट्यूड भी है, ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर भी है, ये लाइन एडी मीडियन भी है मेरे दोस्तों, माध्यिका भी है। और ध्यान से देखेंगे ये लाइन एडी साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर लंब भी है और साइड बीसी के दो बराबर टुकड़े भी कर रही है। ये लाइन साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक भी है। सब कुछ यही लाइन है,
ठीक है, ये एल्टीट्यूड भी बन रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर भी बन रहा है, ये माध्यिका भी बन रहा है, ये साइड बीसी का लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन रहा है। सब कुछ यही लाइन है। तो इसकी वजह से आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो चारों सेंटर होते हैं ना दोस्तों, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, वे चारों इसी एक लाइन पर होंगे मेरे दोस्तों। एक जगह नहीं होते। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही जगह होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल के चारों सेंटर होंगे अलग अलग, लेकिन वो चारों इसी एक लाइन पर आएंगे। ठीक है ना? समझ में आया? बिल्कुल नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, एकदम अलग है। क्या बिहेव सिमिलर दिखाई दे रहा है? बस इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 भुजाएं बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है। और ये बात मैं आपको 5वीं बार बता रहा हूं, 100 बार और बता दूं तो भी आपके दिमाग में याद नहीं रहेगा। आहान, कॉन्ग्रुएंसी में भी तो समझाया था भाई। ये अगर मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं। ये साइड बराबर है, ये इक्वल साइड है, तीसरी साइड कुछ और होगी, ये अनइक्वल साइड है बी। अगर आप इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचोगे, कौन सा वर्टेक्स है? जहां मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल की दोनों इक्वल साइड मिलती हैं, यहां से आप एल्टीट्यूड खींचोगे। तो मैंने एल्टीट्यूड खींचा, एल्टीट्यूड खींचने की वजह से ये जो ट्राइंगल एडीबी है और ये ट्राइंगल एडीसी, जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। ट्राइंगल एडीबी, ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने की वजह से ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये माध्यिका भी है, ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो चारों सेंटर इसी लाइन पर होंगे, लेकिन चारों सेंटर अलग अलग होंगे। समझ में आया? ठीक है, चलेगा। अगर आप यहां से एडी की लेंथ निकालोगे मेरे प्यारे भाई, एडी, तो क्या आएगा? पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने ए है, ये b/2 है। तो पाइथागोरस से मेरे दोस्त ये आ जाएगा यहां से अंडर रूट मेरे प्यारे भाई ए स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, b²/4 ही आएगा। तो यहां से एलसीएम लेंगे, 4a स्क्वायर माइनस b²/4 का √2, ये आ जाएगी एडी की वैल्यू। पाइथागोरस लगाएंगे ट्राइंगल एडीसी में, किसी में भी लगा लो, तो हाइट आ गई। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों? क्षेत्रफल क्या होगा? किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, आइस ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? बेस बी। आधार क्या है? बेस बी। हाइट कितनी है इसकी? हाइट है ये जो मैंने निकाली, √4a² माइनस b² बटे मेरे दोस्तों यहां पे 2। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? ये एरिया कितना आ जाएगा यहां से? तो आपका जवाब होगा सर b/4, √4a² माइनस b², b/4 √4a² माइनस b²। तो ये एक टाइप से फॉर्मूला बन गए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? आपको याद नहीं रखना है, मैंने बता दिया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? सवाल पेपर में यह आता है कि एक आइसोसेलेस, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 इक्वल साइड ए हैं और तीसरी साइड बी है, बताइए उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो आपके सामने फॉर्मूला है b/4 √4a² माइनस b²। ऋषभ एकदम ठीक है भाई।
सर बेसिक से बताए प्लीज। अरे भाई मनीष, और कितना बेसिक चाहिए? क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब है तुम्हारे बेसिक का? क्या पाइथागोरस नहीं लगा पा रहे? मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है भाई। तीनों साइड दे रखी हैं। ये कितना है? b/2 है। ये 90 है। 90 डिग्री के सामने a है, तो AD कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से AD की लंबाई नहीं निकाल सकते? है भाई, ये तुम्हारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री के सामने ये ए हाइपोटेनस है, b/2 है। एडी नहीं निकाल सकते। ये हाइट आपने निकाल ली। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट आ गई, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। एरिया निकालना है। एरिया का मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? b। इसके ऊपर हाइट कितनी है ये मैंने निकाल ली, और ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूं। चलिएगा दोस्त, अगर पेपर में किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया निकालने का सवाल आता है तो आप एल्टीट्यूड डाल के निकालेंगे। जैसे सवाल में ये आ गया, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 15, 15 और 12 हैं। सॉरी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स 15, 15, 12 हैं। तो मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये सवाल आ गया आपके सामने। कैसे करेंगे? एक ट्राइंगल की साइड 15, 15, 12 हैं, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो दो साइड यहां पे बराबर हैं। कैसा ट्राइंगल? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 15, 15, सॉरी 12 नहीं 18 कर लीजिए, 18, ठीक है ना? 15, 15, 18, ठीक है दोस्तों? बताइए क्या होगा एरिया? तो आप मेरे प्यारे भाई यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड जब आप डालेंगे तो इक्वल करेगा बाइसेक्ट। 18 तो आधा आधा हो जाएगा, 9 और 9, ठीक है भाई? तो बताओ, अगर ये 15 है, 9 है, तो 12 हो जाएगा ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट निकल रहा है आसानी से, ठीक है? नहीं निकल रहा तो पाइथागोरस लगा देते। अभी 18 तो आधा आधा हो जाएगा, 9, 9, तो 15, 9 कितना हो जाएगा? 12, 9, 12, 15 ट्रिपलेट है ना? एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया भाई। क्या करेंगे आप लोग? भाई ये साइड 15, ये 15, ये 18 है। यहां एल्टीट्यूड डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, 9, 9 हो जाएगा, आधा आधा। 9 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 12 हो जाएगा। हो जाएगा 12। आपको निकालना इस ट्राइंगल का एरिया। एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस ट्राइंगल का आधार कितना है मेरे दोस्तों? 18, और हाइट कितनी निकाली है हमने? 12। यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 9 गुणा 12, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 नंबर 108। क्या आप लोग इतने गए गुजरे कि आप इसका आंसर भी नहीं निकाल पा रहे? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? 54 नहीं, 108 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या फायदा यार तुम लोगों को पढ़ाने का? आप बूढ़े हो गए, आप इतने ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो दोस्त, अब देखिए एक बात समझिएगा, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। ये बताइए क्या है? ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। ये 12 क्या हाइट है? ये क्या है? बेस का आधा है ना? ये बेस का आधा ही तो है। 1/2 गुणा 18 कितना होता है मेरे दोस्तों? 9 होता है, 9। यानी कि 9 गुणा 12। तो जब भी मेरे दोस्तों पेपर में सवाल आएगा और आगे मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो एरिया जब भी निकालूंगा ना, डायरेक्ट इन दोनों की गुणा करूंगा। 9 क्या है? 9 है बेस का आधा। 1/2 गुणा बेस है 9, 9 गुणा 12, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, बस एरिया आ जाएगा डायरेक्ट। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना, बस आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 9 गुणा 12 108। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बेस का आधा है 9, 9 गुणा 12 108। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालेंगे सब लोग अपनी कॉपी में, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हिंदी वाले लिख लेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हमने आपके सामने एक राइट एंगल बनाया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसके दोनों लेग्स बराबर हैं। इसकी दोनों लेग्स मेरे दोस्तों बराबर हैं। तो 90 डिग्री के सामने कितना है मेरे दोस्तों? ये h है हाइपोटेनस। तो ये 90 डिग्री है, बाकी दोनों, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो बाकी दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि 45 डिग्री के एंगल होंगे। ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो आप हमें ये बताइए भाई कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, जल्दी से। यानी कि 45 90 ट्राइंगल को ही आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। 45 90 को ही आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1/√2। ये साइड का रेशियो होता है। साइड का रेशियो कितना होगा? 1:1/√2, ठीक है ना। तो यहां पे √2 मेरे प्यारे भाई क्या बोला है आपका? h। √2h है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है। √2 कितना है मेरे प्यारे भाई? यहां से h, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? h/√2। ये एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? यहां से h/√2। इस सभी को बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, ठीक है ना। 45 90 ट्राइंगल में क्या रेशियो होता है? 1:1/√2 का। तो आपको यहां पे हाइपोटेनस की लंबाई h दी है, तो √2 की वैल्यू h है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h/√2। ये भी कितना हो जाएगा? h/√2। तो इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो एरिया होता है मेरे दोस्तों 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। 1/2 h/√2 गुणा h/√2। तो कितना आ गया भाई? ये h²/4 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इसको अपने मन में बिठा लीजिए कि अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपको हाइपोटेनस दे रखा है, तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अरे समझ में आया? जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनियस 20 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए उस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या है। ये सवाल आपके सामने आ गया। प्री में ऐसे सवाल आते हैं, प्री में कोई हाय तौबा तो मचेगी नहीं। सवाल यह है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्र कर्ण 20 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस 20 सेंटीमीटर, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का। बताइए उस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एक सेकंड में कर लोगे? कितना आ जाएगा? 20²/4, 400/4 यानी कि 100, ठीक है। ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था ना, पहले भी कंसेप्ट में यूज हुआ था। अच्छा आप मुझे बताइए पेरीमीटर क्या आएगा दोस्तों? पेरीमीटर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस दिया है, हाइपोटेनस की लंबाई दी है h, पेरीमीटर क्या होगा?
किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। ये h/√2, ये h/√2, ये h/√2 प्लस h/√2 दो बार हो गया ना, और ये प्लस h। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही है। आप बोलोगे हां जी सर। √2 से 2 कटेगा मेरे प्यारे में कितनी बार? √2 बार कट जाएगा। √2 से ये 2 कितनी बार कटेगा? √2 बार कटेगा। तो यहां से √2h प्लस h आ गया, तो h कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्तों, क्या बच जाएगा? √2 प्लस 1। इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ये पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर। अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस h है, अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का, वो आएगा नहीं हर्षित बेटा तुमको, अगर किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस कर्ण की लंबाई h है, तो उसका परिमाप कितना होगा? उसका परिमाप होगा h इंटू √2 प्लस 1। h इंटू √2 प्लस 1, इसको ध्यान रखिएगा भाई। परिमाप निकालने का मतलब क्या है? तीनों साइड को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे h/√2 प्लस h/√2, √2h हो जाएगा प्लस h। तो h कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? √2 प्लस 1। बेटा पेरीमीटर लकी, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? आप कैसे कह देते हो? हमें तो समझ नहीं आता कि आप इसमें पेरीमीटर नहीं समझ आया। अरे क्या नहीं समझ आया भाई? इसमें समझने के लिए है क्या? आपकी मम्मी आपको रोटी देती है, बेटा रोटी खा ले, आप कहोगे मम्मी समझ नहीं आया। उसमें समझने के लिए है क्या? और रोटी और मुंह है, ठूसरी अंदर को, ऐसे ही है। पेरीमीटर क्या है? ये हाइपोटेनस h है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। परिमाप निकालना है, तीनों का मेरे दोस्तों ऐड कर दीजिए, तीनों भुजाओं को। h/√2 प्लस h/√2 प्लस h, इन तीनों को जोड़ दिया, सड़ी बुद्धि नरक के राक्षस। तो ऐड करने पर ये आ गया। अरे राक्षस, आप जोड़ भी नहीं सकते हैं भाई। आपको शोभा देता है कि आप ऐसी चीज पूछो, ये नहीं आया। कोई बहुत कॉम्प्लिकेट चीज चल रही हो, कोई बहुत खतरनाक कोई चीज चल रही हो तो ठीक भी है। चलिए दोस्त, अब पेपर में सवाल क्या है मैं आपको करवाऊंगा अभी। सवाल यह आएगा कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का है भाई, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का परिमाप, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है मेरे प्यारे भाई, वो है, वो कितना है? वो 13√2 प्लस 1 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा, बताओ उस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या है? और आप मात्र 1.5 सेकंड में सवाल कर सकते हैं, 1.5 सेकंड में, अगर आप मेहनत से ढंग से पढ़े होंगे। और यह सवाल कम से भी कम 10 बार पेपर में आ चुका पिछले 1 साल में। जितना CHSL CPO सबका शिफ्ट उठा लो, हर एक में पूछा जा रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 13√2 प्लस 1 सेंटीमीटर है। तो आपने पूछा है कि उस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं कि साइड x माना, पेरीमीटर निकाला, फिर साइड निकाली, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाया, इतना नहीं करना है। मैंने अभी अभी आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट समझाया है, बहुत बढ़िया,
कि अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का आपको हाइपोटेनस पता है तो एरिया आसानी से निकल जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बटे 4। और किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइपोटेनस h है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस अगर h है तो पेरीमीटर होता है h इंटू रूट 2 प्लस 1। सवाल में पेरीमीटर ये दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली वे में हाइपोटेनस आइसोसेलेस ट्राइंगल का 13 है। बताओ, अगर हाइपोटेनस स्टूडेंट 13 है तो एरिया क्या आ जाएगा, 13 स्क्वायर बटे 4, 169 बटे 4, यानी कि 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इस सवाल को बिना पेन उठाए मात्र 1 से 1.5 सेकंड में कर सकते हैं। समझ में आ गया ना सभी को? चलिएगा मेरे दोस्तों, समझ में आया है। चलो अब यहां से सवाल करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के। सवाल बहुत ही आसान सवाल से शुरुआत करूंगा, बहुत ज्यादा आसान से, ठीक है ना? इससे आसान सवाल बन नहीं सकता। 36 नंबर बच्चे बता दीजिए जरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करो। इतनी मेहनत करता हूं यार तुम्हारे लिए, किसी भी सवाल को करने का जो बेस्ट अप्रोच होता है ना वही बताता हूं हमेशा। जो बेस्ट अप्रोच है कि भाई इससे साधारण कुछ नहीं हो सकता। और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर सवालों पे ज्यादा जोर देता हूं, फिर भी आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, कैसे काम चलेगा? सवाल को देख के आपको मजाक नहीं बनाना है। सवाल आता है पेपर में बहुत ज्यादा भर भर के, 10 सवाल मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर में ऐसे। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 125। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 है, बेस 33 है। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। यहां पे पेरीमीटर 125 है और बेस 33 है, तो बाकी जो इक्वल साइड है वो क्या होंगी? तो 125 में से 33 घटाएंगे तो दोनों इक्वल साइड का सम आ गया। इसका आधा करेंगे तो प्रत्येक इक्वल साइड की लंबाई आ जाएगी 92 का आधा 46 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी 46। 125 में से 33 घटाएंगे, दोनों इक्वल साइड की लंबाई आ जाएगी, उनका आधा करेंगे, ईच इक्वल साइड की लंबाई 46 होगी। बताओ आसान प्रश्न था कि नहीं? चलिएगा बताओ। एग्जामिनर इस लेवल तक नीचे गिर गया है सवालों के उसमें, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। ये बताओ जल्दी से। केवल परिभाषा है, डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है यार। गणित में देखो, मैं अपने आप को अच्छा ही टीचर मानता हूं, ठीक ठाक, ठीक है जी। आप अंग्रेजी में, आपको अंग्रेजी समझ में आ रही है भाइयों? हाँ पीयूष, पीयूष बेटा कभी पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो कभी पीयूष भाई, मुंह उठा के मत आया करो क्लास में। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और एडी इज द मीडियन। यहां पे नहीं लिखा है, एडी माध्यिका है, ठीक है, हिंदी में टाइपिंग में छूट गया है। एडी जो है मेरे दोस्तों क्या है? वो माध्यिका है, ठीक है। टू द बेस बीसी एंड एंगल एबीसी 35। तो मेरे दोस्तों एडी जो है माध्यिका है, माध्यिका है। सवाल में बोला है कि एंगल एबीसी, ये वाला एंगल 35 डिग्री का, 35 डिग्री का। तो आपसे पूछा है बताओ एंगल बी ए डी क्या होगा, इतना सा सवाल है। और आप देख पा रहे हैं कि ये सवाल उस जमाने में मेंस में आता था, और आजकल ऐसे सवालों को कुत्ता भी ना पूछे, है भाई।
अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आ रही? सवाल को ढंग से पढ़ो हिमांशु, एंगल बीएडी पूछा है। कहने का मतलब यह है कि एडी मीडियन है, तो एडी चूंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये लाइन एल्टीट्यूड ट्राइंगल की हाइट भी होगी, यही लाइन एडी साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी दोस्तों, लंब समद्विभाजक, यानी कि 90 है, ये 35 है, तो कितना बचेगा? 90 माइनस 35, 55 डिग्री का बचेगा ये एंगल। तो एंगल बीएडी आपसे पूछा था 55 डिग्री, क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? थ्योरी किसी स्टूडेंट को पता है तो कर लेंगे। हाँ, सीएचएसएल में आता है भाई भर भर के, सीएचएसएल का पेपर कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता। ये बताइए सवाल नंबर 38, इसी साल के 2021 के सीएचएसएल का सवाल है, करो जरा बच्चों, जल्दी ध्यान से करिएगा। दो 2021 सीएचएसएल, ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबीएसी के बराबर है, पीक्यू पीआर के बराबर है, आल्सो एबी पीक्यू के बराबर है, बीसी क्यूआर के बराबर है, ठीक है, एंड एंगल भी 50 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि एंगल आर कितना होगा, जरा करिएगा ये सवाल। इस सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, बस आपका कॉमन सेंस होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, इस हिसाब से है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आपके सामने मेरे दोस्तों दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबीसी और पीक्यूआर। हालांकि चित्र की कोई जरूरत नहीं है यहां पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं। एबीसी और पीक्यूआर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें प्यारे भाई एबी जो है वो एसी के बराबर है और पीक्यू पीआर के बराबर है, पीक्यू पीआर के बराबर है। सवाल में बोला गया कि एबी पीक्यू के बराबर है, एबी पीक्यू के बराबर है और बीसी क्यूआर के बराबर है। बीसी जो है मेरे दोस्तों ये क्यूआर के बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर, तो क्या आपको देखते नहीं समझ में आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब सवाल में बोल दिया कि बीसी क्यूआर के बराबर है और एबी पीक्यू के बराबर है तो एसी भी फिर पीआर के बराबर हो जाएगा, है भाई। एबी एसी बराबर है, एबी पीक्यू के बराबर है, तो यानी कि ये चारों साइड बराबर हो जाएंगी। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं? सर्वांग सम। सिमिलर नहीं मेरे दोस्त सिद्धार्थ, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम होंगे। बोला है एंगल बी 50 है, कितना है? 50। तो आपसे पूछा है एंगल आर क्या होगा। भाई दोस्तों ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, दोनों एंगल बराबर, तो ये भी 50 डिग्री होगा मेरे प्यारे भी। 50 डिग्री ही इस क्वेश्चन का आंसर था, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। 2 गाली कम दूंगा आज तुमको, ठीक है भाई। तो ये 50 डिग्री तो ये 50 डिग्री आ जाएगा प्यारे बच्चे। सवाल में बस ज्यादा इतना पूछ देगा कि ये वाला एंगल आपसे पूछ लेगा कि एंगल बी 50 है तो बताओ एंगल पी क्या होगा। दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। जब किसी दो ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हो जाएं तो सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं स्टूडेंट। अब ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री का 80 डिग्री। तो ये एंगल पूछ लेता तो ये आप इसको 80 डिग्री बता देते, ये एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बन जाता। ठीक है भाई, चलो आगे चलेंगे। अगला सवाल है दोस्त आपके सामने, कहां गया जी? 39 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करो। अच्छा सही। अच्छा, अंतिमा अंतिमा शिफ्ट, कुलवंत की शिफ्ट का सवाल था ये। अच्छा कुलवंत तुमने कर दिया था पेपर में ये।
कुलवंत तुमने कर दिया था? चलो ये बताओ, सवाल यह है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एम एन पी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ओके, इफ एम एन बराबर एम पी बराबर 16√5 एंड एन पी इक्वल टू 32, व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कल? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा सवाल है, लास्ट ईयर के प्री का है। देखिए मेरा दिमाग जो है, मतलब मैं इतना ज्यादा प्रीवियसर दिन भर देखता रहता हूं क्वेश्चन, कि मुझे सवाल की सारी हिस्ट्री पता होती है, कब आया, कितना महत्वपूर्ण है। इतना ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मैं क्वेश्चन को देखती बता देता हूं कि किस एग्जाम का है और ये कितना महत्वपूर्ण है, कब दोबारा से आएगा, कितने टाइम बाद ये आना बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा इसी चीजों में गुजारता हूं, क्योंकि मैं किसी लड़के से नहीं करवाता, कंटेंट वाला काम मैं सारा खुद ही करता हूं। बाकी लोग क्या करते हैं, हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं कि 4 लड़के लगा दिए, वो कर रहे हैं, आपके पास कंटेंट आ गया, आपने पढ़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं करता मैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे दोस्तों एम एन पी, जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। जिसमें बोला है कि एम एन और एम पी बराबर बराबर है बच्चों, ये 16√5 है और ये भी 16√5 है, ठीक है, और एनपी 32 है। एनपी की जो लंबाई स्टूडेंट्स वो 32 है। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या है, सर्कल की रेडियस बताइए, करो। तो बड़ा ही आसान सवाल है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है। देखिए मेरे दोस्तों, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेगा, है भाई, यहां पे एल्टीट्यूड डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। ये 32 से तो आधा हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, 16। अब ये 16√5 है, ये 16, तो हाइट कितनी आ जाएगी, ये 16 का 1 गुना है, 90 के सामने 16 का √5 गुना, तो ये कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगी 16 का 2 गुना 32। तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है मेरे स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई, 32 आ चुकी है, 32। अब बताओ इस सर्कल की मेरे प्यारे बच्चों रेडियस कैसे निकले? अब रेडियस क्या करेंगे, रेडियस के लिए सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है ना, बताओ। 20। आपको नहीं लगता कि ये जो सर्कल है इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, ये जो सर्कल है इस त्रिभुज एम एन पी का सरकम सर्कल है, और किसी भी ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस होती है एबीसी बटे 4 डेल्टा, एबीसी बटे 4 डेल्टा, 16√5 गुणा 16√5, तीसरी साइड है मेरे दोस्तों 32 बटे 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया मतलब हो गया भाई इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, ये एरिया हो जाएगा 16 गुणा 32, एरिया मतलब 16 गुणा 32। आप बोलोगे हां जी सर, भाई ये कैंसल आउट हो गया, 16 से 16 चला गया, 4 से 16 4 बार चला गया, √5 गुणा √5 5, तो 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये आंसर है, ठीक है ना। पाइथागोरस लगाइए अभी, अभिजीत पाइथागोरस। क्या आप ये नहीं बता सकते कि अगर ये 16√5 है, ये 16 है, तो ये कितना होगा, बताइए, क्या आप ये नहीं बता सकते? 16 का 1 गुना है, 16 का √5 गुना है, 16 तो होगा ही होगा, √5 और 1 पे पाइथागोरस लगाना है, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4, 4 का √2 यानी कि 32। देवांश कह रहे हैं 2:1 मीडियन से नहीं होगा। मीडियन से क्या करेंगे बताइए, मीडियन से कैसे करोगे, ये तो सरकम सर्कल है ना, सेंट्रोइड का क्या यूज, आइसोसेलेस ट्राइंगल का सेंट्रोइड अलग है, सरकम सेंटर अलग है। रेडियस 40 होगी, सॉरी रेडियस 20 होगी, 20। ये समझ में आया ना कैसे करा है हमने, पाइथागोरस लगाना सिखाया है।
एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। हाँ वही तो किया है वर्षा, आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये इतना लिखना नहीं पड़ता। ये 1/2 गुणा बेस और ये हाइट, इनकी गुणा कर दो बस, 16 गुणा 32। पूरा लेक्चर देखा करो, जल्दी निकलता है एरिया, ठीक है ना। तो यहां पे जो हमने फॉर्मूला लगाया, ये जो सर्कल है ट्राइंगल एमएनपी का सरकम सर्कल है, और सरकम सर्कल का एरिया होता है एबीसी बटे 4 डेल्टा, वो हमने लगाया। 40 नहीं वर्षा 20 आएगी, डायमीटर 40 आएगा। कैलकुलेशन ढंग से करो जरा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। सवाल है अब आपके सामने, यहां पर 39 नंबर क्वेश्चन था, अब 40। ये बताइएगा जल्दी से। इनस्क्राइब्ड का मतलब ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, और सर्कल के तीनों वर्टेक्स जो हैं मेरे प्यारे भाई, वो सर्कल की सरकमफेरेंस पे, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स। विश्वजीत कह रहा है बराबर डेल्टा बटे एस। विश्वजीत ये इन रेडियस का फॉर्मूला है, आपको सरकम रेडियस का फॉर्मूला लगाना है, कृपया कंफ्यूज मत रहो। चलिए भाई, इससे आसान सवाल नहीं हो सकते जब आपके सामने आएंगे। कंफ्यूज मत रहा करो भाई, क्या इन सर्कल है, क्या सरकम सर्कल है, क्या इन रेडियस है, सरकम रेडियस है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर। एबी से आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबी एसी 13 सेंटीमीटर है, एडी मीडियन है अभी, और एडी की लंबाई 12, बीसी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 13 12 5 हो गया, 5 का 2 गुना 10 सेंटीमीटर। मेंटली आप इस सवाल का आंसर बता सकते हो बच्चों बिना कलम उठाए, है भाई। एबीसी मेरे दोस्तों एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें बोला गया है कि साइड एबी की लंबाई 13 है, एसी की लंबाई 13 है, और एडी इसकी मीडियन है। एडी मीडियन तो है बट मिड पॉइंट भी होगा, एडी एल्टीट्यूड भी होगा। एडी की लंबाई 12 है तो 5 हो जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट, ये भी 5 हो जाएगा, तो बीसी कितना आ गया, 5 5 10 आ गया। आसान सा क्वेश्चन है। चले दोस्तों अगला सवाल। इकतालीस नंबर, ये करिए जल्दी से। सवाल है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी में एबी एसी के बराबर है, एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी की लंबाई मेरे दोस्तों 5 है और ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर 50 है। तो आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ बीसी, द ट्वाइस द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी का दुगना लेंथ क्या होगा। करिए, अगर 5 है तो पेरीमीटर का आधा 25 होना चाहिए, 12 13 24 आ जाएगी बीसी, 24 का दुगना 48 आंसर है, बिना कलम उठाए। सब प्रीवियसर क्वेश्चन है ये। चलिए, नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों, और इसको ध्यान रखिएगा। एक बार मैं बस समझाऊंगा और आप एक बार में समझ जाएंगे। देखिए प्यार से समझिएगा। आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड बराबर हैं, एडीबीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये एडीबीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये बीडीडीसी भी इक्वल होगा। बोला एडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर 5, ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर 50 है, पेरीमीटर 50, तो बीसी की लंबाई का दुगना। देखिए पेरीमीटर अगर 50 है तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों 50, जो लाइन एडी के इधर फिगर है वही एडी के इधर फिगर है, ठीक है। जैसा एडी के इधर है वैसा इधर है। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम अगर 50 है तो पेरीमीटर का आधा होता है 25। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा, क्या ये लेंथ जो मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं, इस ये लेंथ 25 होगी, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 25 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, और इन दोनों का सम 25 होगा। 25 प्लस 25 करके कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा पेरीमीटर। यानी कि ये 5 है तो ये जो ग्रीन लेंथ है आपकी 25 होगी, पेरीमीटर का आधा, आधा पेरीमीटर उधर है आधा इधर है, ये 5 है मेरे दोस्तों।
चूंकि सवाल के आंसर इंटीजर हैं, साइड इंटीजर आई है, तो यहां पे ट्रिपलेट सेट किया गया है। क्या सेट किया गया स्टूडेंट्स? ट्रिपलेट सेट किया गया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यहां पर ट्रिपलेट ही सेट किया गया है। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें एक साइड 5 हो? साइड दोस्तों हाइपोटेनस नहीं, एक साइड 5 हो और बाकी को जोड़ के 25 आता है। इन दोनों को जोड़ के कुछ आता है आपके दिमाग में? भाई 5 का तो मुझे एक ही ट्रिपलेट याद है 5 12 13 अभी, और 12 + 13 कितना होता है? 25 हो जाता है। सवाल खत्म। तो ये सवाल आपकी ट्रिपलेट की नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आपके ट्रिपलेट की नॉलेज कितनी अच्छी है। समझ में आया? तो यानी कि मेरे दोस्तों 12 13 12 होंगी ये, तो ये 12 ये भी 12, ठीक है। तो बीसी की जो लंबाई आ जाएगी 24 होगी। बीसी की, हाँ हिट एंड ट्रायल से गैस कराया अभिनव, बीसी की लंबाई 24। आपसे बीसी की लंबाई का दुगुना पूछा है तो 24 का दुगुना 48। इस क्वेश्चन का आंसर है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ ये हो गया। आपसे सवाल में आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी पूछ सकता था, किस ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो आपको इतना तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। अगर आपसे सवाल में एरिया पूछा होता तो एरिया निकालने के लिए आपको साइड बीसी की लंबाई निकालनी ही पड़ेगी। बीसी की लंबाई आपने निकाल ली है, ये एरिया आपको निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा? बस इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा, 12 पंजे 60। तो आप इस सवाल का आंसर मार्क करते फिर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल, मैं आपका डाउट दूर करूंगा यार। ऐसे थोड़ा ना है कि मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान दूंगा, संपूर्ण ज्ञान देंगे। अगर आप ट्रिपलेट नहीं गैस कर पाते हैं बच्चों, दोस्तों अगर आप ट्रिपलेट नहीं गैस कर पाते हैं या फिर एग्जाम में ऐसा दिया ही नहीं है कि कोई ट्रिपलेट ही ना बन रहा हो, तब कैसे करेंगे हम वो भी बताएंगे। क्यों परेशान होते हैं आप? बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ डिफिकल्ट ट्रिपलेट भी आ सकता है पंकज, तो कैसे करेंगे? चलो हिट एंड ट्रायल तुमने गैस करके करा, कॉमन तेज बच्चा कर लेगा, कमजोर को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं समझाऊंगा। चलिए, तो वहां पे आपको फिर वेरिएबल मान के करना होगा। चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड बराबर होंगी बच्चों। ये आपने एल्टीट्यूड डाला है तो मेरे दोस्तों आधा आधा करेगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा ना, बीडी और डीसी इक्वल हो जाएगा। तो यहां पेरीमीटर 50 है। पेरीमीटर का मतलब ये सारा टोटल 2a + 2b 50, टोटल जोड़ेंगे 2a + 2b 50 है ना। परिमाप क्या है? परिमाप है 2a + 2b, ये 50 है। तो यहां से प्यारे बच्चों a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। ये तो ऑब्वियसली बात आप समझ ही गए भाई, आधा a + b 25, ये a + b 25, टोटल 50 हो गया परिमाप। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, हम समझ गए। दूसरा प्यारे बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने a है, ये b है, ये 5 है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग a² - b² कितना आएगा दोस्तों? 25 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर, a² - b² कितना आएगा? 25 आएगा पाइथागोरस से। तो यहां से मेरे प्यारे भाई a² - b² का मतलब होता है a + b इंटू a - b, यही होता है, बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब a² - b² होता है बच्चों a + b इंटू a - b, यही है। और a + b की वैल्यू कितनी है? a + b की वैल्यू 25 है, तो a + b की जगह जब 25 रखेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, 1 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर आ गया। तो यानी कि a + b का मान 25 आ गया, a - b का मान 1 आ गया। दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है। कैसे सॉल्व करते हैं? संख्याएं क्या होगी? a + b का मान दे रखा है, a - b का मान दे रखा है, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो। a की वैल्यू क्या आएगी? 25 और 1 26 का आधा 13। b की वैल्यू क्या आएगी? 25 - 1 24 का आधा 12। अगर आपको दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, तो एक संख्या कैसा आएगी? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। बड़ी वाली 25 1 26 का आधा 13, दूसरी क्या करो? घटा के आधा कर दीजिए 12। तो यहां पे मेरे दोस्त 13 आ गया, ये 12 आ गया। ये आपने सॉल्व करके निकाला। ठीक है ना?
ये भी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको केवल ट्रिपलेट ही आता है, ये आना चाहिए। अगर बिना ट्रिपलेट के कोई डाटा सेट कर दिया तो बेसिक से ऐसे होगा फिर वो, समझ में आया? लेकिन यह आसान था क्योंकि ऑप्शन इंटीजर थे, इंटीजर तभी ऑप्शन होंगे जब राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट सेट होगा। तो यहां यह करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी है। समझ में आया? सिर्फ डीसी स्थिर ऐसे कैसे हो जाएगा राजेश? हाइपोटेनस बड़ी साइड होती है ना, लेग्स छोटी होती हैं। चलो अगला सवाल करेंगे, कर लोगे ना? आप समझ गए? आना जरूर चाहिए आपको, बट एग्जाम में आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादातर वो ट्रिपलेट ही सेट करके देगा। चलिए दोस्तों, ये बताइएगा प्यारे बच्चे, सवाल है आपके सामने यहां पर, एक और क्वेश्चन है 42 नंबर, ये करो जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, करिए। नहीं मोनो, एक ही होगा ना, पेरीमीटर भी तो चेक करेंगे हम, पेरीमीटर भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए मोनो। सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, बट डाटा चेंज है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी में एबीएसी है, एडीबीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी की लंबाई 33 है, ट्राइंगल का पेरीमीटर 242 है। तो आपसे पूछा है बीसी की लंबाई क्या होगी, करिएगा। ये ट्राइंगल एबीसी है मेरे प्यारे भाई, यहां पे एबीएसी बराबर है और एडी 33 है, ये एडी 33 है, ये इक्वल हो जाएगा ये भी। पेरीमीटर, ओके यहां पे मेरे दोस्तों सॉरी, बीसी नहीं, आपको एसी निकालना है यहां पे, है ना। एसी निकालना है, करो। बताइए दोस्तों, एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एडी हाइट है 33 है, पेरीमीटर 242। अगर पेरीमीटर 242 है तो आधा कितना होगा, 121। 121, अब बताओ 33 का कौन सा ट्रिपलेट है जो आपको याद है? याद आ रहा है? 33 56 65, वेरी गुड। 33 56 65, 56 65, 33 56 65, समझ में आया? क्लियर? 33 56 65 यही है, या तो 33 44 55 होगा, 3 4 5 का 11 गुना, वो तो लग नहीं रहा है यहां पे। 33 56 65, ठीक है प्यारे भाई। और 56 65 देखो 121 हो भी रहा है, 110 और 11 121। तो आपसे एसी की लंबाई पूछी थी तो एसी 65 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे बीसी पूछता तो 56 56 112, तो ये बीसी 112 हो जाता। 56 56 112 अगर आपसे बीसी पूछता तो। यहां पे एसी पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा? 65 आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न था। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पर, किधर गया? हाँ 43 नंबर, करो जल्दी से बनाइए।
ठीक है आशीष, करो, कर पाया कोई बच्चा इस सवाल को? अरे भाई इतने आसान सवाल करवा रहा हूं, इससे आसान तो कुछ बन ही नहीं सकता। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट 20 है, पेरीमीटर 50 है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर हैं, हाइट आप डालोगे मेरे दोस्तों, ये भी आधा आधा करेगी मेरे दोस्तों बेस को। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर यहां पे इसकी हाइट 20 है, पेरीमीटर 100, अगर पेरीमीटर 100 है तो आधा कितना हो जाएगा? 50। भाई ये 50 होगा, ये 50 होगा, तो 20 ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों। क्या ट्रिपलेट बनता है बताइए? एक तो 15-25 बनता है, 15-20-25, अगर 15-25 मानूंगा तो 40 ही हो रहा है। यहां पे दो ट्रिपलेट बने दोस्तों, अगर 15-20-25 भी तो ट्रिपलेट हो रहा है, तो 25 और 15 तो 40 ही हो रहा है, जबकि 50 होना चाहिए पेरीमीटर का आधा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो दूसरा ट्रिपलेट होगा 20 का। और कौन सा दूसरा ट्रिपलेट है? 21-29, 20-21-29। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और 21 + 29 50 हो रहा है, ये वाला सही है। समझ में आया? आप बोलोगे जी, है ना, इधर भी 29-21 50 हो जाएगा, टोटल 100 पेरीमीटर। एरिया पूछा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा 21 × 20, 420 आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट। हार्डली 5-7 सेकंड में आप ये सवाल कर लोगे, ठीक है ना। आप इसलिए ट्रिपलेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। एक था क्वेश्चन नंबर 43, अब आपके सामने आएगा 44। ये बनाओ जल्दी से। करो। सवाल यह है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 3.6 मीटर एंड बेस इज 30 सेंटीमीटर शॉर्टर देन ईच ऑफ द इक्वल साइड। व्हाट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? ट्राइंगल का एरिया मेरे दोस्तों वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, करिए। और आंसर जो बताना है वो मीटर स्क्वायर में बताना है, करिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों। कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करके बताएगा? देखिए, जो लंबाई होती है वो मीटर में होती है या फिर सेंटीमीटर में होती है, लेकिन जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सवाल में बोला है कि ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो इक्वल होगा। पेरीमीटर 3.6 है, पेरीमीटर मेरे प्यारे भी 3.6 है, यानी कि तीनों साइड का सम जो करेंगे 3.6 आएगा। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 1.8। इन दोनों का सम कितना आएगा? 1.8। आप बोलोगे जी सर। सवाल में बोला है जो बेस है वो इक्वल साइड, ये जो बेस है ना वो इक्वल साइड से 30 सेंटीमीटर छोटा है। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर छोटा है, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो आप बताओ क्या होगा? हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करो, बेसिक से वही ए बी मान के करा जाएगा, लेकिन ए बी मानने का टाइम नहीं है हमारे पास। करिए जल्दी से भाई, दशमलव मत देखो, अभी दशमलव को भूल जाओ। पेरीमीटर 36 है, 36 का मतलब इन दोनों का सम 18, इन दोनों का सम जो ब्लू लेंथ है 18 होना चाहिए, 18। तो 18 मेरे दोस्तों कौन से ट्रिपलेट में आता है? एक ही में। देखिए आसान सा ट्रिपलेट लगेगा, कोई बड़ा ट्रिपलेट तो हो नहीं सकता। 8-10, 8-10 है भाई। और यहां पे 1.8 करना है ना, तो डेसिमल आ जाएगा 0.8, और मेरे दोस्तों यहां पे 1, और 0.8 है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी कितना आ जाएगा? 0.8। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आ जाएगा 1.6। तो बेस जो है वो इक्वल साइड से कितना लेस है? 30 सेंटीमीटर लेस है। तो ये वाला ट्रिपलेट तो सेट नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल सेट नहीं हो रहा। दूसरा होगा मेरे प्यारे भाई। चलो अब बताओ क्या होगा? नहीं कुंदन, पेरीमीटर भी तो होना चाहिए। यहां पे पेरीमीटर 3.6 मीटर है। पेरीमीटर का मतलब हो गया तीनों साइड का सम 3.6 है, तो इन दोनों का सम आधा होना चाहिए ना, 1.8, 1.8 होना चाहिए। और ये जो बेस है मेरे दोस्तों, ये जो बेस है ये इक्वल साइड से प्रत्येक आधार जो प्रत्येक समान भुजाओं से 0.3 मीटर कम है। तो भैया एक तो 8, 10, 18 हो रहा था,
एक मेरे दोस्तों 5 13 भी तो 18 होता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये 5 और ये 13 हो, दशमलव लगेगा ना मुझे 1.8 बनाना है, तो 0.5, तो भाई ये भी 0.5 होगा उस हिसाब से। तो मेरे दोस्तों यहां पे ये कितनी हो गई 0.5 और 0.5, ये वाली साइड 1 हो गई, 1 होगी, 0.5 और 0.5 1, और इक्वल साइड कितनी है 1.3, तो 1.3 से कितना कम है 1.3 मीटर कम है, हां जी कम है, सेटिस्फाई हो गया ना सेटिस्फाई। समझ में? तो बुद्धि का इस्तेमाल करा करो। 6 8 10 पे चेक करा पहले, बात नहीं बनी है ना, 8 10 18 होता है, फिर हमने 5 12 13 ट्रिपलेट करा, 5 13 भी तो 18 होता है, ठीक है ना भाई। ये कितना करना था आपको 1.8, 1.8 मत देखा करो, दशमलव तो बाद में लग जाएगा, 18 देखा करो। ये 5 मान ली मैंने, 13 मान ली, तो ये भी 5 हो जाएगी, दशमलव लगाना है, ठीक है सब जगह। तो ये जो बेस है, जो आधार है, वो इक्वल साइड से 0.3 मीटर कम है। सवाल को ढंग से पढ़ा करो। तो ये कितना आया 1 आया है, 1.3 से 1 कितना कम है 0.3 कम है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 1.3 0.5 कितना आ जाएगा 1.2, 5 12 13 ट्रिपलेट है, एरिया पूछा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 12 पंजे 60, यानी कि 0.6 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छी खासी ट्रिपलेट की नॉलेज चाहिए आपको इस सवाल करने के लिए। चलो दोस्त अगला सवाल बनाएंगे हम लोग। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 45 नंबर। बच्चे ये करिएगा जरा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप है 2p। तो आपसे पूछा उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं कि भाई अगर आपके सामने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज, ये इसका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस पता लग जाए तो एरिया निकल जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर बटे 4। अगर हाइपोटेनस h है तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है h इंटू √2+1, ये पेरीमीटर होता है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस h है तो पेरीमीटर ये होगा। सवाल में इसकी वैल्यू 2p दे रखी है, तो यानी कि यहां से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, ये √2+1 बटे में, तो यानी कि ये इसका हाइपोटेनस आ गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का। आप बोलोगे हां जी सर ये आ गया। आपसे पूछा इसका एरिया, तो एरिया मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, जवाब दीजिएगा। एरिया हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बटे 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4p स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे √2+1 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, और बटे 4, इसका भी बटे 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। तो p तो आएगा नहीं, p स्क्वायर आएगा। ये √2+1 बटे में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। p स्क्वायर है ना, 1/√2+1 क्या होता है, 1/√2+1 होता है √2-1, √2-1 का होल स्क्वायर, और √2-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 - 2√2 p स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स। तो आसान सा सवाल था, 1 सेकंड में आप ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो दोस्त, तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे भाई। बाय।